इस फिल्म की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो कि पेशे से तो एक पेंटर है, मगर अपने खाली समय में वह बच्चों को कराटे की ट्यूशन देता है। अब एक रात जब एंजो घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, पर पास से गुजर रही एक कार ने उस पर पानी उछाल के उसकी सिगरेट बुझा दी। अब एंग्री होके एंजो उस सिगरेट को पानी में ही फेंक देता है और सड़क किनारे खड़े हुए उसे घूरने लगता है। अब वह सिगरेट पानी में बहते हुए एक गटर में गिर जाती है और उस गटर के बिल्कुल सामने शहर का सबसे बड़ा बैंक था। अब यहाँ एंजो उस गटर के पानी का पीछा करते हुए एक ब्रिज तक पहुंचता है, जहाँ से उस गटर का सारा पानी बाहर निकल रहा था। जिसके बाद वह उस ब्रिज के नीचे बने गटर के पाइप तक गया और वहाँ बैठकर आसपास की चीजों को नोटिस करने लग गया। और इसी दौरान उसे उस बैंक को लूटने का ख्याल आया, जिसके बारे में एंजो अपने एक पुराने दोस्त सेबास्टियन से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। और अब सेबास्टियन के ऊपर भी काफी लोगों का कर्जा था, तो वह एंजो के साथ उसके प्लान में शामिल हो जाता है। पर इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें कुछ महंगे हथियार चाहिए थे, पर इनके पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके लिए एंजो देबाउजा नाम के एक और आदमी से मिलने पहुंचता है। पर क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बैंक रॉबरी होने वाली थी, तो देबाउजा भी इस रॉबरी को फंड नहीं कर पाता। पर वह एंजो को मारियो नाम के एक चोर के बारे में बताता है और अगले ही दिन एंजो उससे मिलने पहुंच जाता है। अब यहाँ एंजो मारियो को अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो बाकी की जिंदगी पूरे ऐशो आराम से कटेगी। अब क्योंकि एंजो का प्लान काफी यूनिक था, तो मारियो भी इस रॉबरी में शामिल हो जाता है। अब उसी रात ये उस गटर के पास पहुंचते हैं और उस गटर के होल से एंजो एक मेजरिंग टेप को अंदर डालता है, जिसके बाद वे दोनों ब्रिज के नीचे जाकर उस टेप की हेल्प से पाइप की गहराई को नापते हैं। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये बस करोड़पति बनने से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। पर मारियो को इस बात का डर था कि अगर चोरी वाले दिन कहीं बारिश हो गई तो इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इन्हें इस रॉबरी को करने में दिक्कत हो सकती है। जिस पर एंजो ने उससे कहा कि हम यह चोरी तब करेंगे जब मौसम साफ होगा। जिसके बाद ये सभी लोग इस चोरी की प्लानिंग करने लगते हैं। अब इस दौरान मारियो को यह पता चला कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे कोई भी अगर इस बैंक के लॉकर रूम में एंटर हुआ तो चारों तरफ अलार्म बज जाएगा। जिस पर एंजो उन्हें बताता है कि मोशन सेंसर्स हमारी हलचल को नहीं बल्कि हमारे शरीर की गर्मी को ट्रैक करते हैं। जिससे बचने के लिए एंजो ने स्लीपिंग बैग से एक खास किस्म का सूट बनाया ताकि वह अपने शरीर की गर्मी को छुपा सके। इतना काम करने के बाद एंजो उस बैंक में जाता है और वहां कैमरा से कुछ तस्वीरें लेने लगता है, ताकि वह बैंक का एक पूरा नक्शा तैयार करके अपनी रॉबरी की पूरी प्लानिंग बना सके। पर इसी बीच बैंक की सिक्योरिटी ने उसे सीसीटीवी के जरिए देख लिया और उसे पकड़ के बैंक के बेसमेंट में ले जाते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि यह एंजो की ही एक चाल थी, क्योंकि वह बैंक के लॉकर रूम को करीब से देखना चाहता था। और जब सिक्योरिटी ने एंजो के कैमरा को चेक किया तो उन्हें उसके अंदर कुछ नहीं मिला, क्योंकि एंजो ने मेमोरी कार्ड तो पहले ही निकाल लिया था। और जब गार्ड्स को एंजो के पास कुछ नहीं मिलता तो वे उसे जाने देते हैं। जिसके बाद एंजो उन तस्वीरों की हेल्प से बैंक का पूरा नक्शा बनाता है, जिसके जरिए वह अपने साथियों को अपना प्लान समझाता है। वह बताता है कि हम बेसमेंट से होते हुए सीधे बैंक के अंदर जाएंगे, क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स बेसमेंट में ही हैं। अब सिर्फ इनका आखिरी काम बचा था, जो बैंक और सीवर के बीच के फासले का पता लगाना था, जिसको नापने के लिए ये एक साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके टायर पर ये निशान लगाते हैं। फिर उस साइकिल को सीवर से चलाकर बैंक तक ले जाते हैं और यह देखते हैं कि साइकिल का टायर कितनी बार घूमा, जिसे काउंट करके ये उस दूरी को नाप लेते हैं। अब एंजो थोड़ी कैलकुलेशन करके उस जगह का पता भी लगा लेता है जहां पर उन्होंने ड्रिल से सुरंग खोदनी थी। अब इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि वे जिन पैसों को चुराने वाले हैं, बैंक वालों के पास उस सारे पैसे का इंश्योरेंस मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि इस चोरी से आम लोगों के पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये सभी रात के समय उस ब्रिज के नीचे जाते हैं और उस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगते हैं। जिसके बाद ये अल्बर्टो नाम के एक और आदमी को अपने प्लान में शामिल करते हैं, जो चोरी के बाद भागने में इनकी हेल्प करेगा। पर फिर भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ये बैंक के लॉकर्स को तोड़ेंगे कैसे, जिसका पता लगाने के लिए मारियो बैंक में जाता है और वहां अपने नाम का एक लॉकर खुलवाता है, जिस दौरान वह उस लॉकर की बनावट को बड़े गौर से देख लेता है। अब ये एक किराए पर वैन लेते हैं, जिसका इस्तेमाल ये चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। उस रात ये लोग दोबारा सीवर में गए और सुरंग को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों के बाद उनकी ड्रिलिंग मशीन खराब हो गई और काम रुक गया। ये देखकर मारियो नाराज हुआ और सबसे कहा कि मैंने इस काम में अपनी पूरी सेविंग लगा दी है और अब मजीद पैसा नहीं लगा सकता। ये कहकर वो चला गया। उस रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तो बातों बातों में उसके जहन में एक आइडिया आया। अगली सुबह वो मारियो के घर गया और अपना नया प्लान उससे शेयर किया। एंजो ने बताया कि हम बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के वक्त लूटेंगे। उनका प्लान था कि वो मेन गेट से दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे ताकि स्टाफ और
पुलिस को ये लगे कि ये एक छोटी रॉबरी है। जब पुलिस बैंक के बाहर होगी तो ये लोग सुरंग के रास्ते से बैंक से निकल जाएंगे और जब तक टनल का पता चलेगा ये काफी दूर निकल चुके होंगे। मारियो को प्लान पसंद आया और उसने इस पर अमल का फैसला किया। चोरी के दिन सबने अपने हाथों पर ग्लू लगाया ताकि फिंगरप्रिंट्स छुप जाएं। सेबेस्टियन टनल खोदने सीवर गया, जबकि बाकी टीम भेष बदलकर बैंक के अंदर घुस गई। अंदर जाकर उन्होंने मास्क पहने और तमाम कस्टमर्स को हॉस्टेजेस बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरास में सब देख लिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मारियो कैश काउंटर गया और कैशियर से सूटकेस में पैसा भरने को कहा। अब कुछ ही देर में पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। ये सब देखकर एंजो ने एक हॉस्टेज को गन पॉइंट पर ले लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस को धमकाने लगा कि अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो वो अंदर के सभी हॉस्टेजेस को मार देंगे। इधर बैंक के अंदर मारियो ने भी एक हॉस्टेज को गन पॉइंट पर ले लिया और सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आने को कहा। मारियो के धमकाने पर वो डरता हुआ बाहर आ गया। मारियो ने उस गार्ड से उसकी बंदूक ली और उसका फोन भी लेकर उसे बाहर भेज दिया ताकि अगर पुलिस बात करना चाहे तो इसी फोन पर करें। इसके बाद एंजो ने सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए ताकि कोई सबूत न बचे। दूसरी तरफ एंजो बेसमेंट में गया और वहां एक कैबिनेट हटा दिया। वहीं से सेबेस्टियन, जो अपना काम कंप्लीट कर चुका था, टनल के जरिए बैंक के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद एंजो और सेबेस्टियन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और कार की डिग्गी से एक मशीन निकाली। फिर ये लोग लॉकर रूम में पहुंचे और मशीन असेंबल की। दरअसल सेबेस्टियन एक सिविल इंजीनियर है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो लॉकर सिर्फ 7 सेकंड्स में खोल सकती थी। टीम के सब लोगों ने अपनी घड़ियों में वो टाइमर सेट किया जो टाइम इन लोगों ने प्लानिंग के दौरान तय किया था और एंजो और सेबेस्टियन ने लॉकर्स तोड़ना शुरू कर दिए। इसी बीच मारियो को पता चला कि पुलिस वाले बैंक की छत पर आ चुके हैं। मारियो ने फौरन पुलिस ऑफिसर को कॉल किया जो इस मिशन को लीड कर रहा था और उसे धमकी दी कि तुम सब हॉस्टेजेस को मरवाना चाहते हो, इससे पहले कि ये सब सच हो जाए अपने लोगों को नीचे उतार लो। मजबूरन कैप्टन को मारियो की बात माननी पड़ी। उसके बाद मारियो ने कैप्टन से कहा कि मुझे इस टाउन के मेयर से बात करनी है। कैप्टन ने जवाब दिया कि मेयर को आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इधर एंजो और सेबेस्टियन काफी लॉकर्स खोल चुके थे। बाहर पुलिस प्लानिंग कर रही थी कि इन चोरों को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था चोर बैंक के अंदर ही फंस गए हैं। कैप्टन ने फिर मारियो को कॉल किया और सरेंडर करने का ऑफर दिया। उसने कहा, अगर तुम लोग खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें एक गवर्नमेंट वकील दिलवाऊंगा जिससे तुम लोगों को कम सजा मिलेगी। मारियो ने थोड़ा वक्त मांगा। इसी दौरान हम एक बुजुर्ग औरत को देखते हैं जिसका आज बर्थडे होता है। जब मारियो को पता चला तो उसने उस औरत को एक चॉकलेट दिया और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया। जब पुलिस ने मारियो की मेयर से बात करवाई तो मारियो ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। उसके बाद मारियो ने कैप्टन से कहा कि अब मुझे किसी मिनिस्टर से नहीं, अपने वकील से बात करनी है। जब कैप्टन ने वकील का नंबर मांगा तो मारियो ने एक हॉस्टेज का नंबर दे दिया। कैप्टन ने जब कॉल किया तो मारियो ने अपनी आवाज बदलकर बात की। ये सब इनकी एक चाल थी ताकि उनके आदमियों को लॉक्स खोलने में थोड़ा वक्त मिल सके। दूसरी तरफ एंजो और टीम सारी चोरी का माल टनल के जरिए ट्रांसफर कर रहे थे और मारियो पुलिस और हॉस्टेजेस को हैंडल कर रहा था। इसी बीच कैप्टन मारियो के दिए गए नंबर पर कॉल करता है, लेकिन मारियो ने फोन बंद कर दिया था जिसकी वजह से कैप्टन को शक होने लगा। तभी कैप्टन की नजर बैंक के बाहर एक सीवर पर पड़ती है और उसे अंदाजा होता है कि बैंक से निकलने का एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है। बैंक के अंदर चोरों ने सारी लूट एक बोट में भर ली और एंजो ने अपने सभी हथियार बैंक के वॉल्ट में छोड़ दिए। अब यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि सारे हथियार फर्जी थे क्योंकि एंजो का मकसद किसी को नुकसान देना नहीं था। अब मारियो ने सब हॉस्टेजेस को बैंक के ग्राउंड फ्लोर में बंद कर दिया और एंजो के साथ बैंक से बाहर निकल गया। जैसे ही लोगों को अंदाजा हुआ कि चोर बैंक को छोड़कर निकल गए हैं, उन्होंने फौरन अपने फोन्स उठाकर घर वालों से राब्ता करना शुरू कर दिया। जैसे ही कैप्टन को पूरी सिचुएशन का अंदाजा हुआ, उसने एक टीम को सीधा बैंक के सामने से भेजने का हुक्म दिया, जबकि दूसरी टीम को नाले के रास्ते भेजने की स्ट्रेटजी बनाई। इधर मारियो ने एंजो के साथ मिलकर सुरंग में वापस जाने की तैयारी की और खुदाई के सब निशान मिटा दिए और तुरंत अपनी टीम के साथ जा मिला। कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है जहां दिखाया जाता है कि एंजो और उसकी टीम ने इस डाके की तैयारी कैसे की थी। एंजो को पहले से शक था कि पुलिस सोचेगी कि चोर सीवर के रास्ते भागेंगे, इसलिए उन्होंने सीवर में एक छोटी सी डैम तैयार की ताकि पानी का रुख मोड़ा जा सके और मोटर बोट के जरिए मुखालिफ सिमट में जा सके। जब कैप्टन बेसमेंट तक पहुंचा तो उसे वो सुरंग मिल गई, लेकिन उस सुरंग के जरिए वो चोरों का पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि सुरंग के एंट्रेंस पर एक झूठा बॉम्ब लगाया गया था। कैप्टन ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि जैसे बाकी हथियार फर्जी थे, ये भी फर्जी ही है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। चोर अपने निकलने
निकलने के रास्ते तक पहुंच चुके थे। एंजो और उसके दोस्तों ने सीवर के जरिए एक वैन तक पहुंच के सारा माल ट्रांसफर कर दिया। सेबास्टियन ने चोरी का सामान वैन में भर दिया और उसके बाद सब यहाँ से निकल गए। इस तरह एक छोटी टीम ने पुलिस और हुकूमत को चकमा देकर लगभग $30 मिलियन लूट लिए। बाद में सब अल्बर्टो के घर पहुंचे और चोरी का माल बराबर तकसीम किया। उसके बाद उन्होंने वैन जिसमें चोरी का सामान ले जाया गया था उसे भी आग लगा दी ताकि कोई सबूत पीछे न रह जाए। फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए और उस पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। लेकिन चंद महीने बाद अल्बर्टो की बीवी को ये राज मालूम हो गया कि उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। गुस्से में आकर उसने सीधा पुलिस से कांटेक्ट किया और चोरी का पूरा सच उगल दिया। जब पुलिस को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने एक एक करके सब चोरों को गिरफ्तार कर लिया और सारा माल भी जब्त कर लिया गया। अब 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब एंजो को जेल से रिहा किया जा रहा होता है। जेल के बाहर मारियो एक महंगी कार में उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ एक नया राज खुलता है कि एंजो ने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि अगर पकड़े भी जाएं तो कम से कम सजा हो। उन्होंने चोरी के दौरान सिर्फ फर्जी हथियारों का इस्तेमाल किया था और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। इस वजह से कोर्ट ने सिर्फ 7 महीने की सजा सुनाई। साथ ही बैंक के लॉकर्स में रखे पैसों का कोई ठीक हिसाब नहीं था, इसलिए हुकूमत भी नहीं समझ पाई कि असल में कितना पैसा चोरी हुआ था। बैंक ने ये क्लेम किया कि 25 मिलियन और काफी सोना चोरी हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ सिर्फ 1 मिलियन लगा। इसका मतलब था कि चोर बाकी पैसा छुपा चुके थे। आखिर में जब एंजो और उसकी टीम को जेल से रिहाई मिलती है तो वो वापस अपने छुपाए हुए पैसों के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।